तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज शनिवार सैटरडे, कहानी रिकॉर्डेड है। हालांकि आजकल ज़्यादातर रिकॉर्डेड ही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कहानी जारी है। और आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपसे दो तीन चीज़ें। एक तो जो कोरोना को लेकर देश में अपडेट है, जिस तरीके की अभी तक बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कोशिश चल रही है कंट्रोल करने की, लॉकडाउन भी है। और अभी तक अच्छी बात यही है कि जिस तेज़ी से बाकी के देश में इस पीरियड के दौरान बढ़े थे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि अब टेस्टिंग भी ज़्यादा तादाद में हो रही है और कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा फैल रहा है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। तो दुआ यही है कि सब कुछ ठीक रहे, कंट्रोल में रहे, आने वाला वक्त कोई ऐसा बुरा ना हो और सब कुछ ठीक हो, उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हो, ज़िंदगी अपने ढर्रे पे चले। वैक्सीन और दवा बनाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसका ट्रायल जो है वैक्सीन का वो शुरू हुआ इंसानों पर। उसकी अलग अलग अभी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट नहीं आई और करीब 5,000 लोगों पे टेस्ट होना है। तो उसके ऊपर भी नज़र है। अमेरिका का कुछ दवाइयों पे काम कर रहा है, उस पर असर है। अपने यहाँ पे भी कुछ चल रहा है जिसको लेकर कोशिशें जारी हैं तमाम। तो ये तो कोरोना की बात रही। और इसी पे मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले एक हमारे अमित दत्ता क्राइम तक फैमिली के हैं। इनका छोटा सा एक नन्हा प्यारा सा बच्चा है जिसने वीडियो भेजा और पूरी क्राइम तक फैमिली नहीं बल्कि सभी से अपील की है कि लॉकडाउन है तो इसलिए घर पे रहें, ख्याल रखें, बाहर ना निकलें। बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा अमित दत्ता के बेटे ने। तो उम्मीद है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। दूसरी तरफ एक और हमारी क्राइम तक की फैमिली के मेंबर हैं, बुज़ुर्ग हैं दोनों, बालाजी और इनकी पत्नी। ये इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और विशाखापट्टनम में इस वक्त रहते हैं। इनकी एक बेटी भी है। ये लोग कहानियाँ सुनते हैं और इत्तेफाक से कल जो है मैरिज एनिवर्सरी थी इनकी और कल कहानी का एपिसोड नहीं हो पाया, इसलिए आज बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बालाजी, आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपको हमेशा सेहत दे, अच्छा रखे और इसी तरह आप कहानियाँ सुनते रहें, हौसला बढ़ाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आज की कहानी पर आते हैं। बीच में अभी पिछला महीना एक ऐसा दौर था जब हम लोगों ने जुडिशियल सिस्टम पे बहुत बात की थी, निर्भया के गुनहगारों की फांसी के दौरान, कि इस देश में क्या क्या कितने मुकदमे किस तरीके से, जब फांसी पे ही तारीख पर तारीख होती है तो बाकी का क्या हाल होगा। आज की कहानी एक आंखें खोलने वाली कहानी है। सुनकर शायद आप में से बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है क्योंकि कागज़ पे है, फैक्ट्स के साथ है। एक शख्स एक चोरी के मामले में 29 साल तक उसकी सज़ा भुगतता है। जेल में जाकर नहीं, जेल से तो कुछ दिन के बाद ही वो बाहर आ जाता है, लेकिन 29 साल तक उसके माथे पे एक चोर का जो एक धब्बा था वो लगा रहता है। इन 29 सालों में उसकी पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। इन 29 सालों में इस चोरी के इल्ज़ाम की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। इन 29 सालों में बेरोज़गारी के बाद उसका रहन सहन बदल जाता है। इन 29 सालों में बेरोज़गारी और गरीबी की वजह से उसके बच्चों की मौत हो जाती है। और लंबे 29 साल के बाद एक फैसला आता है कि ये चोर नहीं है। लेकिन जब ये फैसला आया तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ लुट चुका था। लेकिन घर वालों को एक सुकून था कि चलो एक जो बदनामी एक माथे पर लेकर घूम रहे थे वो बदनामी का दाग हटा। लेकिन ये तो बहुत दूसरी चीज़ है जब आप सुनेंगे जिसके लिए 29 साल तक उसने वो सज़ा काटी जो उसने जुर्म किया ही नहीं था, तो फिर आपको यकीन नहीं आएगा। कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर के करीब एक जगह है हरजिंदर नगर। इस हरजिंदर नगर में एक उमाकांत मिश्रा नाम का शख्स रहता था। बात 1984 की है, 1984 की। उस वक्त हरजिंदर की उम्र करीब 30 साल के आसपास होगी शायद। इंडियन पोस्टल सर्विस में हरजिंदर नौकरी करता था, भारतीय डाक सेवा में, और वो डाकिया था, यानी कि एक पोस्टमैन था, सरकारी नौकरी थी। बीवी थी, बीवी के अलावा बच्चे थे और उस वक्त बाद में बच्चे हुए, उस वक्त एक या दो ही बच्चे थे और घर परिवार सब कुछ ठीक चल रहा था। उमाकांत मिश्रा की नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन तभी 23 जुलाई 1984 की एक ऐसी तारीख आती है जो उमाकांत मिश्रा की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। चूँकि यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1984 की बात है, तब ये पेटीएम, ये एटीएम,
ये बाकी चीज़ें, बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल, ये सब कुछ नहीं था। उस ज़माने में मुझे भी याद है कि महीने की पहले हफ्ते में या कम से कम 10 तारीख तक एक हिंदुस्तान की बड़ी आबादी थी जो मनी ऑर्डर का इंतज़ार करती थी। मेरे घर भी मनी ऑर्डर आता था, चूँकि जो मेरे अब्बू थे वो दिल्ली में थे, और जब वो पैसे भेजते थे महीने का, तो वो डाकिया से भी दोस्ती हो गई थी। छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे, लेकिन वो जब आता था तो एक तरह की खुशी देखकर चेहरे पे हम लोगों के आती थी कि ये पैसे लेकर आया, तो अब हमें भी कुछ मिलेगा, चॉकलेट भी मिलेगी, बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे यहाँ ऐसा शायद ही कोई बहुत कम लोग होंगे जो डाकिया या मनी ऑर्डर को नहीं जानते होंगे। तो 1984 में ये वही दौर था। तो उमाकांत डाकिया होने के साथ साथ लोगों के घरों पे जब पैसे आते तो वो मनी ऑर्डर भी पहुंचाया करता था। मुझे आज भी याद है, वो मनी ऑर्डर के जो पेपर होते थे वो गत्ता टाइप का सफ़ेद रंग का थोड़ा हुआ करता था, उस पर फिर साइन कराते थे, अमाउंट लिखा होता था। कई बार मैंने भी साइन किए। तो उमाकांत डाकिया होने के साथ साथ मनी ऑर्डर भी देता था। 23 जुलाई 1984 को इसी हरजिंदर नगर में, जो कानपुर के नज़दीक है, उमाकांत को मनी ऑर्डर के तौर पे पैसे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप जाकर इसको जिन जिन लोगों के मनी ऑर्डर आए हैं दे दो। कुल रकम जानते हैं कितनी थी? 697 रुपीज़, 697 रुपये 60 पैसे। 697 रुपये और 60 पैसे ये उमाकांत को दिए गए कि जाकर आप दे दें। उमाकांत पैसे लेता है, रसीद लेता है, पता लेता है और वो निकल लेता है लोगों के घर मनी ऑर्डर पहुंचाने के लिए। वो जाता है, मनी ऑर्डर अलग अलग, ये रकम कई लोगों की थी। तो वो कुल मिलाकर इस 697 रुपये 60 पैसे में से 300 रुपये उस दिन बांटता है, 300। अब उसके पास बचे 397 रुपये 60 पैसे। बाकी जो 397 रुपये 60 पैसे जिन लोगों के देने थे, उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और उन्हें पता नहीं था कि मनी ऑर्डर आ जाना है। तो इसलिए वो 300 रुपये बांटने के बाद बाकी के 397 रुपये 60 पैसे लेकर वापस पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। पोस्ट ऑफिस आने के बाद अपने सीनियर को वो हिसाब किताब देता है, जिनको उसने 300 दिए उनकी रसीद, रिसिप्ट, वो सब। और जिन लोगों को पैसे नहीं दे पाया, जो घर पे नहीं थे, उनके भी वो मनी ऑर्डर की वो एड्रेस, वो कागज़ और वो बाकी का रकम, जो 397 रुपये 60 पैसे बचे थे, वो अपने सीनियर को देता है। 5 बजे ड्यूटी ख़त्म होती है और वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जब वो अगले दिन दफ्तर आता, पोस्ट ऑफिस आता है, तो देखता है कि वहाँ का मंजर ही बदला हुआ है। उसके सीनियर उससे पूछते हैं कि कल तुम्हें 697 रुपये 60 पैसे दिए गए थे बांटने के लिए, तुमने 300 रुपये ही बताया, जो कागज़ पे लिख के दिया पूरा हिसाब। तो 397 रुपये और 60 पैसे तुम्हें देने थे, लेकिन इसमें से 57 रुपये और 60 पैसे कम है। मतलब देने थे 397 रुपये 60 पैसे और तुमने दिए 340 रुपये 60 पैसे। 57 रुपये का हिसाब इसमें नहीं है। उसने कहा कि मैंने तो पूरे 397 रुपये 60 पैसे दिए। उन्होंने कहा नहीं, 340 रुपये 60 पैसे ही हैं इसमें। बात इतनी थी। इसके बाद इंक्वायरी बैठा दी गई। सीनियर अफसर ने उसी वक्त उसको कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आप सस्पेंड हैं। सीधे 57 रुपये 60 पैसे के लिए उमाकांत को सस्पेंड कर दिया गया। बात यही नहीं रुकी। उसी दिन पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन, मेन जो डाकिया घर के इंचार्ज थे, उन्होंने उस लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि सरकारी पैसे में से 57 रुपये 60 पैसे चोरी हो गए और ये उमाकांत थे जिनको ये पैसे दिए गए थे। इनको 697 रुपये 60 पैसे दिए गए थे, 300 रुपये बांटे, 397 रुपये 60 पैसे वापस पोस्ट ऑफिस को देने थे, लेकिन इन्होंने 340 रुपये 60 पैसे ही दिए। 340 रुपये दिए, 57 रुपये 60 पैसे कम दिए। चोरी का और गबन का मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है। 24 जुलाई को 1984 उमाकांत को चोरी और 57 रुपये 60 पैसे के गबन के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद, चूँकि रकम बहुत बड़ी नहीं थी, सरकारी मुलाजिम था और उमाकांत का पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए करीब कुछ दिनों के अंदर ही उमाकांत को जेल से बेल मिल जाती है और वो ज़मानत पर बाहर आ जाता है। लेकिन ज़मानत पर बाहर आना एक तरफ, लेकिन मुसीबत ख़त्म होना ये दूसरी तरफ था। मुसीबत ख़त्म नहीं होती। वो 57 रुपये 60 पैसे उमाकांत का पीछा नहीं छोड़ते।
मुकदमा दर्ज हो चुका था, चूँकि जेल भी जा चुका है। अब अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, मुकदमे की पेशी पे उमाकांत का आना जाना शुरू हो जाता है। वो हमेशा कहता है कि मैंने पूरे बचे हुए 397 रुपये 60 पैसे दिए थे, मैंने 57 रुपये नहीं मारे, मैंने चोरी नहीं किए। लेकिन ना पोस्ट ऑफिस में उसके साथियों ने सुना, ना सीनियर ने सुना, ना पुलिस ने सुना। मामला फिर अदालत में ही था। और चूंकि अब बेगुनाह खुद को साबित करना था, इसलिए वकील भी खुद करना था, वकील के फीस भी खुद देने थे। इधर नौकरी से सस्पेंड है, उधर पैसों की कमी है, किल्लत है, घर में बीवी है, बच्चा है, और मुकदमे की फ़ीस है। मुकदमा लड़ना हम आप सब जानते हैं कितना महंगा होता है, ख़ासतौर पर उमाकांत जैसे लोगों के लिए। लेकिन अपने बदनामी का जो एक मोहर था उसको हटाना था, साफ़ करना था, इसलिए मुकदमा लड़ना भी ज़रूरी था। मुकदमा चलता रहता है। इस दौरान में माली हालत ख़राब होती जाती है, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। और जब पता चलता है, छोटी जगहों पे ये बात तेज़ी से फैलती है कि चोरी की वजह से इसको नौकरी से हटा दिया गया, जबकि वो सस्पेंड था, लेकिन ये कि चोरी की वजह से नौकरी पर हटा दिया गया, तो बेइज्जती भी हुई, इलाका छोड़ा। पहले धीरे धीरे जब तक वो बिना तनख्वाह के घर वालों को पाल सकता था, चला सकता था, तब तक किया। लेकिन फिर जब उसे लगा कि अब बात नहीं बनेगी, तो एक कानपुर में पुश्तैनी मकान था, पहले उस मकान को बेचा। उस मकान के ज़रिए कुछ साल निकल गए, कुछ मुकदमे की फ़ीस निकल गई, फिर वो भी पैसे ख़त्म हो गए। फिर कानपुर के बाद हरदोई में खेती की ज़मीन थी, खेती की ज़मीन भी बेच डाली। उससे कुछ दिन ज़िंदगी चली, लेकिन वक्त लंबा था, घर में बच्चे थे। इस दौरान में उसके 5 बच्चे टोटल हो चुके थे। जो सबसे पहले 10 साल का बेटा था दयाशंकर, और 7 साल का बेटा दुर्गेश, इन दोनों की मौत टीबी और निमोनिया से हो गई। इसके अलावा एक और बच्चे को खो दिया। अब एक बेटी और बेटा था। मुकदमा चलता रहा, क्लीन चिट मिली नहीं, बच्चे बड़े हुए, बड़ी मुश्किल से डोनेशन और लोगों से मदद लेकर बेटी की शादी की, बेटे को एक प्राइवेट जॉब में लगाया। दोनों को ठीक से पढ़ा नहीं पाया क्योंकि पैसे नहीं थे, और पैसे सारे मुकदमे में और बाकी घर का खर्च करने में चल गए। जब मौका मिलता तो छोटे मोटे काम भी कर लेता, मजदूरी भी कर लेता उमाकांत, और उसी तरीके से अपने परिवार को पालता पोसता रहा। लेकिन परिवार एक तरह से टूटता रहा। बच्चों की घर में बीमारी से मौत, जो पढ़ाने का एक सपना था कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, अफसर बनाएंगे, वो सारे सपने टूट गए क्योंकि उनको अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं थे। और ये सारी चीज़ें चलती रही, वक्त बीतता रहा। 2010 आया। इस दौरान 84 से 2010 मतलब 26 साल बीत गए। 2010 में जो नौकरी थी पूरी उमाकांत की, एक सरकारी नौकरी में आपके एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, 2010 में उसके रिटायरमेंट की उम्र आ गई। सस्पेंड है अभी तक, वो 26 साल हो चुके हैं, लेकिन अब ऑफिशियली उसको रिटायर भी कर दिया गया 2010 में। मुकदमा जारी है। इस दौरान में इन मुकदमों के चक्कर में सब कुछ एक तरह से उसका ख़त्म हो चुका था। 348 बार अदालत से उसको सम्मन आया, 348 बार उसको अदालत में पेश होना पड़ा, 348 बार अदालत में मुकदमे की बहस हुई, कार्रवाई हुई, 57 रुपये और 60 पैसे की चोरी के लिए। 348 हियरिंग, 348 सुनवाई। अगर अदालती खर्चों को आप थोड़ा बहुत भी समझ सकते हैं तो 348 हियरिंग के आप खर्चे का अंदाज़ा लगाइए कितना हो सकता है। एक आदमी जो घर से अदालत तक जाता है, एक वकील जो लड़ता है, दूसरी तरफ का वकील जो सरकारी वकील वो आता है, जो जज आते हैं, अदालत बैठती है, उसका रूटीन का खर्चा, बिजली, पंखा, कूलर, एसी, पेट्रोल। बट 57 रुपये और 60 पैसे की ये मुकदमे की कहानी 348 बार अदालत में सुनी और सुनाई जाती है। 348 बार हियरिंग होती है। वक्त बीतता जाता है। 30 साल का जो, बल्कि 30 से थोड़ी सी ज़्यादा उम्र थी उमाकांत, 60 का होकर रिटायर भी हो गया। मुकदमे का आखिरी फैसला नहीं आया। रिटायरमेंट के 3 साल के बाद 2013 में आखिरकार 348 सुनवाई के बाद
अदालत अपना फैसला सुनाती है और फैसला ये सुनाती है कि उमाकांत मिश्रा ने 57 रुपये और 60 पैसे नहीं चुराए, वो बेकसूर है। और इस फैसले की बुनियाद या जड़ ये था कि कोई गवाह ही नहीं था। उमाकांत का कहना था कि मैंने पूरे पैसे वापस आकर पोस्ट ऑफिस में अपने सीनियर को दिए। सीनियर ने कहा इसमें 57 रुपये 60 पैसे कम थे। इन दोनों के बीच में तीसरा कोई ऐसा गवाह नहीं था जिसने देखा हो कि उमाकांत ने कितने पैसे दिए या उस सीनियर ने बताया कि कितने पैसे लिए। लेकिन कागज पे जो हिसाब किताब दिया था उमाकांत ने, वो पूरे पैसे का हिसाब किताब दिया था। 2013 में 29 साल के बाद जब चोरी का इल्ज़ाम लगा था 1984 में, उसके 29 साल के बाद आखिरकार 348 पेशी, 348 सुनवाई के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि 57 रुपये 60 पैसे नहीं चुराए उमाकांत ने, इसलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब यहाँ एक अजीब मोड़ आ गया। 3 साल पहले उमाकांत रिटायर हो चुका है 2010 में। 2013 में ये फैसला आता है। अदालत के अब इस फैसले के हिसाब से 1984 में जिस दिन इसको सस्पेंड किया गया था उमाकांत को और जब वो जेल भेजा गया, वो सारी चीज़ें अब गलत साबित हो गई। अदालत के इस फैसले के हिसाब से उमाकांत 1984 से अब ड्यूटी पे माना जाएगा। अदालत के हिसाब से 1984 से लेकर 2013 तक, बल्कि 2010 तक, जब तक वो रिटायर नहीं हुआ, उसकी जो सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो डीए या फिर उसका पीएफ, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों से मिलेंगी। और अदालत के इस फैसले के हिसाब से एक और भी चीज़ है, जो जुर्म उसने किया नहीं, उस जुर्म की सज़ा उसने 29 साल तक भुगती। उस जुर्म के लिए उसने सोसाइटी में अपना उसका एक तरह से सर उसका नीचा हो गया। उन सब चीज़ों का हिसाब किताब कौन करेगा? सरकार मुआवजा दे सकती है, लेकिन 29 सालों का ज़ख्म, वो 29 साल की इज्जत और जो उसने अपने परिवार जो बीता, कि उसने उसकी पूरी जो बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ नहीं पाए, अच्छे बन नहीं पाए, स्कूल में नहीं जा पाए, 2-3 बच्चों की बीमारी से मौत हो गई क्योंकि वो अच्छे से इलाज नहीं करा पाया। इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? अदालत ने तो फैसला सुना दिया। लेकिन उमाकांत और उमाकांत की पत्नी गीता के चेहरे पे 2013 में पहली बार शायद ऐसी खुशी आई थी जब अदालत का ये फैसला आया और उनको लगा कि चलो एक माथे पे जो दाग था वो आज धुल गया। लेकिन सिर्फ दाग धुलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस दाग के साथ जो दर्द था उसका हिसाब कौन देगा, उसका दवा कौन करेगा? फिर उमाकांत ने और सरकार और बाकी डिपार्टमेंट, वो जब तक आप नहीं जागेंगे वो कुछ नहीं करेंगी। तो अदालत के इस फैसले को लेकर फिर सरकार के पास दोबारा अर्जी डाली गई अदालत के ज़रिए और कहा गया कि अगर मैं बेकसूर हूँ तो फिर मेरे उन 29 सालों का हिसाब दिया जाए। उस 29 में 3 साल माइनस कर दे तो 26 साल जो मैं नौकरी करता और पता नहीं प्रमोशन पाता क्या होता। चूंकि अदालत का फैसला था, उमाकांत सही था, तो उसके उस हार जाने को तो देना ही था। ये भी अदालत का फैसला है और कहा गया कि उसे सस्पेंड नहीं माना जाएगा और जैसे वो नौकरी पे था नौकरी पे होगा और इन 26 सालों का पूरा हिसाब किताब जो भी पैसे बनते हैं वो उमाकांत को दिए जाए और उमाकांत को मिले। लेकिन पैसा भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी चलाने के लिए, ज़िंदगी की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। लेकिन कई बार इन पैसों के अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं वो कोई भी दौलत उसको भर नहीं पाता है। जैसे सबसे बड़ा ज़ख्म जो दिल में रह गया उमाकांत की वो ये कि वो अपने बेटे को ढंग से पढ़ा नहीं पाया। अगर वो नौकरी में होता तो इतनी तनख्वाह थी कि वो अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में भेज सकता था, पढ़ा सकता था। अपनी बेटी की शादी वो बहुत धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन डोनेशन और लोगों से मदद लेकर उसको शादी करनी पड़ी और वो शादी भी जिस तरीके से वो चाहता था नहीं कर पाया। अगर वो नौकरी पे होता तो शायद वो अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर पाता। ये सारे गम उसको हमेशा रहेंगे। बस एक चीज़ की खुशी है उसे कि देर सही, हालांकि इसे देर भी नहीं कहेंगे, बहुत देर कहेंगे, लेकिन इंसाफ मिला। एक जो माथे पे चोर का तमगा था, दाग लगा हुआ था, वो धुला। लेकिन हैरत होती है इस कहानी के सच और इस पूरी कहानी को सुनकर, इसलिए मैंने कहा था आप में से पता नहीं कितने लोगों को यकीन होगा कि 57 रुपये 60 पैसे की एक चोरी का मामला 29 साल तक अदालत में चलता है और 29 साल तक उस पर कार्रवाई होती है, पेशी होती है। 57 रुपये 60 पैसे
कि इस एक मुकदमे की सुनवाई और फैसले में कितने पैसे खर्च हुए होंगे। मैं बहुत देर से सोच रहा था पर मैं जोड़ नहीं पाया, पर इतना दावा से कह सकता हूँ कि 57 रुपये 60 पैसे से कम तो नहीं हुए होंगे, इससे बहुत ज़्यादा हुए होंगे। ये है हमारी जुडिशल सिस्टम की एक तस्वीर, एक पहलू। ऐसे न मालूम कितने केस पड़े हुए हैं, ऐसे न मालूम कितने मुकदमे हैं जो 1950 से चले आ रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं, ऐसे हैं। और जब तक ऐसा होगा उमाकांत जैसे लोग इसी तरीके से ज़ख्म और दर्द झेलते रहेंगे। पर मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो और इंसाफ वक्त पे मिले। तो शायद अगर यही इंसाफ एक 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का मामला था, महीना नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर के अंदर भी इसका फैसला आ सकता था। तो हो सकता था 1 साल के ज़ख्म के बाद, 1 साल की तकलीफ़ के बाद उमाकांत वापस अपनी नौकरी पे होता और फिर उसके बच्चे और बाकी चीज़ें जो हुई शायद वो उसके साथ ना होता। लेकिन अब सिर्फ हम शायद ये होता और ना होता में ही बात कर रहे हैं। जो होना था वो हो चुका। 57 रुपये 60 पैसे की एक चोरी का मुकदमा 29 साल चलना था और चल चुका। तो ये थी पूरी कहानी उमाकांत की, कानपुर के हरिंदर नगर के रहने वाले उमाकांत की। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, कल संडे है, छुट्टी। वैसे भी लॉकडाउन में सभी ज़्यादातर लोगों की छुट्टी है, तो फिर एक वही अपील, और जो अमित दत्ता के छोटे से प्यारे से बच्चे ने जो अपील की वीडियो मैसेज के ज़रिए, घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपना ख्याल रखने, अपने जो आपके लोग हैं उनका ख्याल रखें। और चलते चलते बालाजी और उनकी पत्नी दोनों को एक बार फिर से बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और कल था हालांकि। तो बस आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। मंडे को मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।